चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के पॉइजन के बारे में। जो नेक्स्ट टाइप का हमारा माइटोटिक पॉइजन है वो है एक्चुअल में कोल्चिसिन। कोल्चिसिन, सो कोल्चिसिन जो है वो यूजुअली एक प्लांट प्रोडक्ट है जो हमको प्लांट्स से मिलता है। प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उनको बाय प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जिसमें अल्कलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं, तो उसमें से एक कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं अल्कलॉइड्स। तो कोल्चिसिन इज़ अ प्लांट अल्कलॉइड और यूजुअली ये यूज़ होता है एज अ माइटोटिक पॉइजन। अब सवाल ये है कि ये माइटोटिक पॉइजन क्यों यूज़ होता है, तो आप इसको एंटी स्पिंडल टाइप का ड्रग भी बोल सकते हो या एंटी स्पिंडल टाइप का माइटोटिक पॉइजन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, ये असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं और ये वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो आगे चल के स्पिंडल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इनको स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोल देता हूँ, और अगर आपको याद होगा तो मैंने जस्ट बताया है कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल के लिए आपको एक खास प्रोटीन लगता है, ट्यूब्यूलिन लगता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ट्यूब्यूलिन की। ओके, मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल अगर ट्यूब्यूलिन भी लूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, कोल्चिसिन या प्लांट अल्कलॉइड्स क्या करते हैं इस टाइप के, ये ट्यूब्यूलिन की असेंबली को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इनहिबिट्स द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल नहीं होंगे, देयरफॉर दे विल अवॉइड या फिर दे विल स्टॉप या दे विल ऑल्टर स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक, माइटोसिस हमने पढ़ा है, हमको मालूम है कि ये स्पिंडल फॉर्म होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर स्पिंडल बनेगा नहीं तो क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होंगे नहीं। ठीक है, तो और हमने ये भी देखा है कि जब हम G2 फेज की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ ट्यूब्यूलिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्यूब्यूलिन यहाँ पर नहीं बनता तो जो चेक पॉइंट्स होते हैं, देखिए सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से एक चेक पॉइंट है आपका G1 चेक पॉइंट, ये होता है। एक दूसरा जो चेक पॉइंट होता है वो होता है आपका G2 चेक पॉइंट। और अगर आप यहाँ देखोगे मेटाफेज के अंदर में, ठीक है, सो यहाँ एक और चेक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट। ठीक है, चलिए साथ ही साथ मैं आपको ये चेक पॉइंट्स भी समझाते हुए चलता हूँ। देखिए, अगर हम माइटोसिस हम इंटरफेस डिटेल में देखेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक, हमने बोला था कि इंटरफेस जो है वो प्रिपरेटरी फेस है, यहाँ तैयारियाँ होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हर थोड़े समय के बाद में एनालाइज करते हैं कि जो इवेंट्स में तैयारियां होने वाली थी वो रेडी है या नहीं है। ठीक, जैसा फॉर एग्जांपल आपको किसी इवेंट के लिए किसी गेस्ट को बुलाना है, ठीक है, तो आप बार बार ये चेक करोगे, ये कंफर्म करोगे कि वेदर द गेस्ट इज़ रेडी टू कम और नॉट, वो गेस्ट आने वाले हैं या नहीं है। दूसरी चीज़, स्टेज से रिलेटेड आप देखोगे कि स्टेज तैयार है या नहीं है। ओके, केटरिंग से रिलेटेड आप देखोगे कि खाना बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें रेडी है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रेडी नहीं रहती है तो आप क्या करोगे, आइदर आपकी इवेंट को या तो उसको रेडी करने की कोशिश करोगे, ठीक है, बट मान लीजिए कि गेस्ट ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू पोस्टपोन योर इवेंट। ठीक है, अगर उसी गेस्ट के साथ में अगर आपको फंक्शन करना है, इवेंट करना है, तो आपको आपका इवेंट जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा, बट आप चेक तो करते रहोगे ना। उसी तरह सेल डिवीजन जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है, जिसमें खास चीज़ जो होने वाली है, जो डे ऑफ इवेंट है, जो इवेंट एक्चुअल में होने वाला है, वो सेल डिवीजन है। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस है, ठीक, बट वो सेल डिवीजन होने से पहले बैकस्टेज जो तैयारियां रहती है वो सब होती है इंटरफेज में। ठीक, और वो बैकस्टेज की तैयारियों को अलग अलग पॉइंट्स पे रुक कर देखना तो पड़ेगा ना कि वो सब तैयार हुआ या नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे बैकस्टेज तैयारी चेक होती है G1 फेज में। ठीक है, G1 फेज में क्या क्या होता है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक,
तो सेल जीवन फेज के अंदर में चेक करता है कि जो जो चीज़ें तैयार होनी चाहिए थी वो है या नहीं है, प्रोटीन्स हैं या नहीं है, एंजाइम्स है या नहीं है। आगे चल के डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पता चला कि एंजाइम्स ही नहीं है, तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा क्या? नहीं होगा, जो हमने पिछले राइबोन्यूक्लियस के केस में देखा था, ठीक है। और एटीपीज आपको लगने वाले हैं, आगे चल के पता चला एटीपीज ही नहीं है, ठीक। यहाँ पर G2 फेज में यही चीज़ें चेक होती है। G2 फेज में एक और चीज़ चेक होती है, वो होता है स्पिंडल, ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन बना या नहीं बना, क्योंकि यही आगे चल के स्पिंडल बनाएगा। स्पिंडल नहीं रहेगा, अगर स्पिंडल नहीं रहेगा तो फिर क्रोमोसोम सेपरेट कैसे होंगे, क्रोमोसोमल सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये G2 चेक पॉइंट में होता है, ओके। और यही चीज़ इसी को अवॉइड कर देता है क्या, आपका कोल्चिसिन, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि कोल्चिसिन एक टाइप का प्लांट अल्कोलॉइड है। इसका काम क्या होता है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को, वो माइक्रोट्यूब्यूल जो आगे चल के स्पिंडल बनाने वाले हैं उसकी असेंबली को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है या इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से स्पिंडल नहीं बन पाता। और अगर स्पिंडल नहीं बन पाएगा तो सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन यहाँ पर हमने देख लिए दो टाइप के माइटोटिक पॉइजन्स, ओके। अब जो है थर्ड चीज़, वैसे स्पिंडल चेक पॉइंट में एक और रहता है, बाद में कभी हम उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा मैं अगर आपको बता दूं कि स्पिंडल चेक पॉइंट में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेल है, आप बोलते हैं कि मेटा इक्वेटोरियल प्लेट पे आके क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंट्रियोल्स रहेंगे, दो सेंट्रियोल्स रहेंगे और दोनों सेंट्रियोल्स जो है ये स्पिंडल फॉर्म करेंगे। आपको पता है कि वो सेंट्रोमियर में जाके जो है, आपने ये पढ़ रखा है माइटोसिस में, आप जानते हो कि फ्रॉम ईच सेंट्रियोल वन माइक्रोट्यूब्यूल इज गोइंग टू गेट अटैच टू द क्रोमोसोम ऑन आइदर साइड। क्रोमोसोम की दोनों तरफ से एक एक माइक्रोट्यूब्यूल आके अटैच होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये एक प्रॉपर स्पिंडल बना हुआ है। ऐसे 46 क्रोमोसोम आपके मान लीजिए लाइन में लगे हुए हैं और हर क्रोमोसोम पे दोनों तरफ से, दोनों सेंट्रियोल से एक एक स्पिंडल आया है, ठीक है। अब जब ये सेंट्रियोल अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स को खींचेंगे तो क्रोमोसोम्स इक्वली सेपरेट हो जाएंगे। 46 क्रोमोसोम्स ऊपर जाएंगे, 46 नीचे जाएंगे और इस तरह से आपको दो डॉटर न्यूक्लियस मिलेंगे विथ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब समझ लीजिए कि स्पिंडल बनते समय कुछ इस तरह का बना, ठीक है, जहां आप देखो कि बाकी जितने क्रोमोसोम्स हैं सब पर दोनों साइड से माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हैं, लेकिन ये एक क्रोमोसोम रह गया जिस पे माइक्रोट्यूब्यूल दोनों साइड से नहीं लगे बल्कि एक ही तरफ से लगे हैं। अब इसका जब सेपरेशन होगा तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो रहेगा ये इस पूरे क्रोमोसोम को लेकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये सेपरेशन होगा तो यहाँ पे ये वाले 46 क्रोमैटिड्स तो जाएंगे ही जाएंगे जो आगे चल के क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी 46 तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस ये एक नीचे वाला भी आ जाएगा। इसका मतलब जब ये सेल बनेगा कैरियोकाइनेसिस, ये जब नया न्यूक्लियस बनेगा तो यहाँ पे क्रोमोसोमल नंबर हो जाएगा 46 + 1, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, ये सेपरेट होते हैं ना, एक क्रोमोसोम ऊपर एक क्रोमोसोम नीचे, ऐसे करके 46 ऊपर 46 नीचे जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो गया, 46 तो गए ही गए, ये ऊपर वाला तो जाएगा ही जाएगा बट नीचे वाला भी तो साथ में जाएगा, तो 46 + 7 चले गए ऊपर, तो क्रोमोसोमल नंबर डिस्टर्ब हो गया। उसी तरह नीचे वाले सेल में क्या होगा, नीचे वाले सेल में इस तरह के नीचे के तो सब जाएंगे, यानी 46 जो जाना था वो 46 की जगह क्या जाएंगे, 45 ही जाएंगे, क्योंकि ये जिसको एक्चुअल में नीचे जाना था वो ऊपर चला गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि स्पिंडल ठीक से नहीं बना। यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इक्वल सेपरेशन नहीं होगा, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के आप देखिए कि यहाँ पे प्लॉइडी बिगड़ जाएगी, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स रहेंगे, यहाँ पे 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, यानी आपका जेनेटिक मटेरियल ठीक से डिवाइड नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी बॉडी में आगे चल के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए स्पिंडल ठीक से बना या नहीं बना ये चेकिंग होती है स्पिंडल चेक पॉइंट के अंदर में, ठीक है। तो चलिए
साथ ही साथ मैंने आपको ये चेक पॉइंट्स भी बता दिए, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट्स। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि कोल्चिसिन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ माइटोटिक पॉइजन, और ये क्या करता है तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन को अवॉइड कर देता है। ठीक है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली नहीं होने देता, जिसकी वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर आगे का जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ये एक और माइटोटिक पॉइजन ने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अब एक और टाइप के माइटोटिक पॉइजन के बारे में बात कर लेते हैं। मस्टर्ड गैस के बारे में बात करते हैं। थर्ड टाइप देखते हैं। शायद सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन मैं ही हूँ जो इस तरह से रैंडमली बोर्ड पे लिखते चले जाता है, तो चलिए ठीक है, मैं मस्टर्ड पॉइजन्स की बात कर रहा हूँ। मस्टर्ड पॉइजन्स या फिर मस्टर्ड गैस। ठीक, इसकी अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है जो वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। ओके, येल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो था वहाँ पर नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस पे एक्चुअली स्टडी चल रहा था। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ मस्टर्ड गैस ऑन लिम्फोमा जो एक टाइप का कैंसर है। मैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो लिम्फोमा जो है वो एक टाइप का कैंसर है, और उस पर मस्टर्ड गैस के इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे थे, उस पर स्टडी चल रही थी येल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के ऊपर में। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत भी हो सकता है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। सो मुद्दे की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 में उस पर स्टडी चल रहा था। इटली के कुछ शिप्स थे और इटालियन नेवी थी, नेवी मर्चेंट्स थे, वहाँ के हार्बर पे कुछ शिप्स के अंदर में ये मस्टर्ड गैस जो थी वो जा रही थी, जिस पे जर्मन प्लेन्स ने जो है अटैक किया। तो जर्मन प्लेन्स ने जब अटैक किया तो वो शिप्स जो है अप्रॉक्सीमेटली कुछ 28 के आसपास में जो शिप्स थी वो सिंक हो गई थी, डूब गई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 के आसपास में सोल्जर्स जो थे, नेवी के जो लोग थे, उनकी डेथ हो गई थी, और ऑलमोस्ट कहते हैं कि 1000 से आसपास सिविलियंस की इसके अंदर में डेथ हुई थी। बट मुद्दे की बात यह है कि हुआ क्या कि जब जर्मन प्लेन्स ने उस पर हमला किया, ऑलमोस्ट 1 आध घंटे तक के वो पूरा वॉर चला। उसमें हुआ ये कि जिन शिप्स के अंदर में ये मस्टर्ड गैस था, मस्टर्ड गैस लीक हो गया, और मस्टर्ड गैस लीक होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो उसमें मारे गए। बट बाद में जब उसका स्टडी हुआ तो जो सर्वाइवर्स थे, जो इस मस्टर्ड गैस के अटैक को सरवाइव कर चुके थे, ठीक है, उन लोगों में क्या हुआ कि उन लोगों में कैंसरस टेंडेंसी कम पाई गई। बात समझिए मेरी। दोज पीपल हु केम इन कॉन्टैक्ट विद द मस्टर्ड गैस, दे वर फाउंड टू बी लेस ससेप्टेबल, लेस प्रोन टू गेट कैंसर। ठीक है, मतलब एक्सेसिव सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो था उनमें कम पाया गया। ऑब्वियसली बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ भी बाद में उसमें स्टडी हुई, लेकिन एक चीज़ ये देखने के लिए मिली कि भाई मस्टर्ड गैस जो है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस को कहीं ना कहीं ऑल्टर करता है, जिस पे आगे चल के और स्टडी हुई और नाइट्रोजन मस्टर्ड्स नाम के डेरिवेटिव्स बने। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स बने जो वन ऑफ द फर्स्ट एंटी कैंसर एजेंट्स थे। वन ऑफ द फर्स्ट एंटी कैंसर एजेंट्स में से थे, जिनको हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, मतलब वो ड्रग्स, वो मेडिसिन, वो केमिकल्स जो सेल डिवीजन को रोकते हैं, यानी दे आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ माइटोटिक पॉइजन्स। तो यहाँ से मेरे को एक और बात याद आई कि मैं माइटोटिक पॉइजन्स को साइटोटॉक्सिक एजेंट्स कह सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो कॉल माइटोटिक पॉइजन्स एज साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। ओके, सो ये बात आपको यहाँ तक अगर समझ में आई है तो मैं मुद्दे पर आता हूँ, मस्टर्ड गैस का रोल क्या है। तो मस्टर्ड गैस जो रहता है बेसिकली, अगर आप इसको देखोगे तो ये मैं इसका रोल बता रहा हूँ आपको। मस्टर्ड गैस क्या करता है, तो मस्टर्ड गैस जो रहता है ये डीएनए का फ्रैगमेंटेशन कर देता है। मस्टर्ड गैस जो रहता है ये डीएनए का फ्रैगमेंटेशन एंड एग्लूटिनेशन कर देता है।
अगर मैं साधारण से शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो भैया मस्टर्ड गैस जो रहता है ये डीएनए के टुकड़े कर देता है और इन टुकड़ों को जमा देता है। जिस तरह ग्लू से, गम से आप कोई चीज़ को जोड़ देते हैं ना, उस तरह डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ये जोड़ देता है, जमा देता है, एग्लूटिनेशन कर देता है और उस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो मस्टर्ड गैस है ये भी एक तरह का इंटरफेज में एक्ट करने वाला माइटोटिक पॉइजन है। मस्टर्ड गैस भी कौन से फेज में एक्ट करेगा? तो ये भी भैया इंटरफेज में एक्ट करने वाला माइटोटिक पॉइजन है। काम क्या करता है? तो डीएनए का फ्रैगमेंटेशन कर देता है, एग्लूटिनेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल असेंबली जो रहेगी, क्रोमोसोमल सेपरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, आगे चल के डीएनए सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। ये काम है मस्टर्ड गैस का या फिर मस्टर्ड डेरिवेटिव्स का। वैसे आपको इसका काम तो नहीं है, लेकिन ये जो मस्टर्ड डेरिवेटिव्स होते हैं ये क्लोरो इथाइल अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं, क्लोरो इथाइल अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस मैंने आपको बता दिया कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के समय इनकी एक्चुअल में ये कहिए कि डिस्कवरी हुई थी। इनकी जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर डिस्कवर हुई थी और शायद 1942 एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम इनको यूज़ किया गया था एज एन एंटी कैंसर ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा। येल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा स्टडी था ये हो रहा था। ठीक है, सो ये है आपका मस्टर्ड गैस से रिलेटेड एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोटिक पॉइजन्स। एक और चीज़ इसमें रह गई, आप आगे चल के देखोगे तो एक और टाइप ऑफ माइटोटिक पॉइजन्स हैं, वो है अजाइड्स एंड साइनाइड्स। सॉरी, सो अजाइड्स एंड साइनाइड्स जो हैं ये भी एक टाइप के माइटोटिक पॉइजन्स हैं और ये प्रोफेज में एक्ट करते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई क्रोमोसोम का जो कन्वर्जन क्रोमैटिन का जो कन्वर्जन क्रोमोसोम में होता है ये उसको अफेक्ट करते हैं। तो अजाइड्स एंड साइनाइड्स जो रहते हैं दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइटोटिक पॉइजन और ये प्रोफेज में अफेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 टाइप के माइटोटिक पॉइजन्स बता दिए। मैं समराइज कर दे रहा हूँ अब अपने लेक्चर को। माइटोटिक पॉइजन्स हमने देखा, मैंने बोला कि भाई वो स्ट्रक्चर, वो सब्सटेंसेज, वो केमिकल्स जो सेल डिवीजन को, माइटोसिस को ऑल्टर कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, उनको हम माइटोटिक पॉइजन्स बोलते हैं। मैंने बताया राइबोन्यूक्लियेज है, ये क्या करता है? तो जितने अलग अलग टाइप के आरएनएज हैं उनके डिग्रेडेशन को बूस्टअप कर देता है, आरएनएज को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से आगे के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाते, एंजाइम्स नहीं बन पाते, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कोल्चिसिन, जो एक टाइप का प्लांट प्रोडक्ट है, एक टाइप का एल्कलॉइड है। ये क्या करता है? तो ट्यूब्यूलिन्स को असेंबल नहीं होने देता, आगे चल के स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन का जो सेपरेशन वाला प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, यानी अल्टीमेटली सेल डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद में मैंने आपको जो थर्ड, इसी बीच में मैंने आपको कुछ चेक पॉइंट्स भी बता दिए, G2, G1 और स्पिंडल चेक पॉइंट मैंने आपको बताया। मैंने ये बोला कि पूरी सेल साइकिल में इस इवेंट की तैयारी में जगह जगह सेल अपने आप को चेक करता है कि जो चीज़ें नेक्स्ट आने वाले फेज़ के लिए रिक्वायर्ड है वो रेडी है या नहीं है। जैसे सेल डिवीजन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और उसकी अलग अलग टाइप्स हैं, हेलिगेज, लाइगेज, ये सब एंजाइम रेडी है या नहीं है ये चेक करेगा जीवन फेज में। अगर एंजाइम रेडी नहीं रहेगा तो सेल आपका डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, रेडी रहेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में फिर G2 में चेक होगा कि भैया ट्यूब्यूलिन बना या नहीं बना, क्योंकि आगे चल के ट्यूब्यूलिन का काम है स्पिंडल बनाने में, स्पिंडल नहीं बनेगा तो सेल का सेपरेशन कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया कि G2 फेज़ में होगा। फिर मैंने बोला कि M फेज़ में स्पिंडल बनने के बाद में भी सेल एक बार क्रॉस चेक करता है कि ये स्पिंडल ठीक से बना या नहीं बना, क्योंकि स्पिंडल ठीक से बनेगा तो क्रोमोसोमल डिवीजन ठीक से होगा। अगर स्पिंडल नहीं बनेगा तो क्रोमोसोमल डिवीजन जो है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अनइक्वल हो जाएगा, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ये एक चेक पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर मैंने मस्टर्ड गैस से रिलेटेड बताया, मैंने बोला कि ये काम क्या करते हैं, तो ये भी एक टाइप के इंटरफेस पॉइजन है। ये डीएनए का फ्रैगमेंटेशन करते हैं और एग्लूटिनेशन करते हैं। ओके, फिर मैंने बताया अजाइड्स और साइनाइड्स जो रहते
जाते हैं, ये भी एक टाइप के माइटोटिक पॉइजन से प्रोफेज में एक्ट करते हैं। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोटिक पॉइजन्स। और यहाँ पर जो है ओवरऑल माइटोसिस जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे मियोसिस की। सो आई होप कि आपको जो पॉइंट्स है, जो बातें हैं वो क्लियरली समझ में आई होगी। एक पॉइंट जो मेरा रह गया, जो मैंने बिगिनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई माइटोटिक पॉइजन्स को मैं माइटोटिक पॉइजन्स को मैं कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो आपको, अगर आपने कैंसर पढ़ा है तो आपको पता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होगा वही एक्चुअल में कैंसर क्रिएट करेगा। कैंसर इज नथिंग बट अ ट्यूमर, लेकिन फैलने वाला ट्यूमर। आपने ट्यूमर की टाइप्स पढ़ी है, बेनाइन, मैलिग्नेंट, ठीक है। सो फैलने वाला ट्यूमर जो रहेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो रहेगा, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से होता है। अगर आप अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को पॉइजन दे के रोक दोगे तो आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हो। इसीलिए माइटोटिक पॉइजन्स को मैंने साइटोटॉक्सिक एजेंट्स कहा। तो माइटोटिक पॉइजन्स यूज करके आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको दिया कोल्चिसिन, और इसी तरह के दूसरे भी प्लांट डेरिवेटिव्स हैं। टैक्सल्स आते हैं जिसमें पैक्लीटैक्सल होता है, विनक्रिस्टिन होता है, विनब्लास्टिन होता है, ऑल ऑफ देम आर प्लांट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजन मस्टर्ड से मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स बने थे वो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स थे एज एन एंटी कैंसर डेरिवेटिव्स जिनका डेवलपमेंट हुआ था। तो इसका मतलब आप माइटोटिक पॉइजन्स को कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन वो एक थोड़ा डेवलप करके उसको यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट माइटोटिक पॉइजन्स को आप यूज़ नहीं करते, ठीक। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोटिक पॉइजन्स, कैंसर एंड सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने देखी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे मियोसिस की। थैंक यू।